हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे कक्षा 8 के सामाजिक विज्ञान के पेपर के बारे में। इससे पहले एक पेपर अपलोड कर दिया गया है, ये अपना दूसरा पेपर है। इसके बाद में और आपको इसे ऐसे ही पेपर मिलेंगे और सभी सब्जेक्ट के पेपर मिल रहे हैं, ठीक है ना। प्लेलिस्ट में आपको हिंदी, गणित, इंग्लिश, सामाजिक, संस्कृत सभी के पेपर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे और उनसे बाहर आपके कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है ना। आप जानते हैं कि जिसके 86 से 100 के बीच में मार्क्स रहेंगे उसको ए ग्रेड दिया जाएगा। ए ग्रेड मतलब सबसे फर्स्ट ग्रेड आप इसको कह सकते हैं, ठीक है ना। तो ए ग्रेड लाने के लिए आपको जितने भी पेपर अपलोड किए जा रहे हैं सब में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो उनसे बाहर आपके कोई प्रश्न नहीं आने वाला। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। चलिए देखते हैं अपने इसमें सामाजिक विज्ञान का जो सेकंड पेपर है उसके आंसर्स देखते हैं, ठीक है ना। बुकलेट मिलेगी, उसी में आंसर भर के आपको जमा करवा देना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, मराठों ने कोटा व बूंदी पर आक्रमण किए, कब किए थे? तो ये 1726 ईस्वी में किए थे। ऑप्शन स करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अगला है जेम्स मिल द्वारा लिखी गई पुस्तक है, कौन सी पुस्तक है? तो ब्रिटिश भारत का इतिहास। ये किसने लिखी थी? जेम्स मिल ने लिखी थी, ठीक है ना, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश में घुमंतु खेती को कहा जाता है, तो घुमंतु खेती को वहाँ पे कहते हैं बेवड़। क्या कहते हैं? बेवड़, ठीक है। अगला प्रश्न है, ऑप्शन ब करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है अपना, सर्वोच्च भारत का सर्वोच्च न्यायालय स्थापित है, कहाँ पे स्थापित है? तो ये अपने नई दिल्ली में, ठीक है ना। कहाँ है सर्वोच्च न्यायालय? नई दिल्ली में। ऑप्शन द करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि किन आम चुनाव में पहली बार पूरे देश में ईवीएम का इस्तेमाल हुआ था? तो ये कौन से चुनाव में हुआ था? तो सबसे पहले अपने 2004 के चुनावों में ईवीएम का इस्तेमाल हुआ था। ऑप्शन द करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित करने वाला कारक है, कौन सा कारक है जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित करता है? तो हम कहेंगे अपना करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा समय और प्रौद्योगिकी, ठीक है ना। ऑप्शन हो जाएगा अ करेक्ट। अगला है, वस्तु अथवा पदार्थ को संसाधन बनाती है, कौन सी चीज? तो उसकी प्रयोज्यता, ठीक है ना, उसकी प्रयोज्यता, उसका क्या उपयोग है, ठीक है ना, उस हिसाब से संसाधन बन जाती है कोई भी वस्तु, ठीक है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में न्यूनतम न्यूनतम लिंगानुपात किस जिले का है? तो कौन से जिले का है? धौलपुर। सबसे कम लिंगानुपात है धौलपुर। ब ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अगला देखते हैं, 8 आपको एमसीक्यूज मिलेंगे यानी बहुवैकल्पिक प्रश्न। उसके बाद में देखिए मिलान वाला प्रश्न रहेगा आपके 2 नंबर का, ठीक है। तो मिलान कैसे है? दीवानी, दीवानी किसे बोला गया है? भू राजस्व वसूल करने का अधिकार, ठीक है, उसे दीवानी कहा जाता था। शेर अ मैसूर, ये किसको कहते हैं? टीपू सुल्तान को, ठीक है। रानी चेन्नम्मा, ये कौन थी? कितूर में अंग्रेज विरोधी आंदोलन का नेतृत्व करने वाली, ठीक है ना। और सिपाही, जिसे सिपाही कहा जाता था, ठीक है ना। तो इस प्रकार से मिलान करने वाला है क्वेश्चन रहेगा आपके नम्मा प्रश्न। आपके पेपर में नम्मा प्रश्न बिल्कुल ऐसा ही रहेगा, ये भी फिक्स है, ठीक है ना। मॉडल पेपर में जैसा अपना आ चुका है उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं बनना है, ठीक है ना। अगला देखते हैं, और बुकलेट में आपको ऐसा ही क्वेश्चन मिलेगा और यहाँ पे उसको आपको भर के कर देना है, ठीक है ना। मतलब आपको यहाँ पे वापस ऐसे ये उतार के सामने मिलान करो, या चाहे आप ऐसे सामने भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाँ या ना में उत्तर दें, ठीक है। तो क्या है, मानव संसाधन ही अंतिम संसाधन है? तो हाँ, मानव संसाधन ही अंतिम संसाधन है। विश्व में सबसे अधिक लोग उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में रहते हैं? तो ना, नहीं रहते, ठीक है। चीन में नील नदी का मैदान घना बसा हुआ मैदान क्षेत्र है? तो नहीं है, नील नदी में ज़्यादा घना बसा हुआ क्षेत्र वो मैदान का नहीं है, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम में निम्न जन्म दर और मृत्यु दर के कारण जनसंख्या वृद्धि दर मंद है? तो हाँ, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, न्यूनतम मेहनताना कानून की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो देखिए क्या होता है न्यूनतम मेहनताना, मतलब किसी मजदूर को अगर लेके गए काम करवाए तो उसकी मजबूरी का फायदा उठाते हुए काम नहीं मिल रहा है तो बहुत कम पैसों में काम करवा देना, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। तो क्या फिक्स किया गया? न्यूनतम मेहनताना फिक्स किया गया। कैसे? न्यूनतम मेहनताना कानून की इसलिए आवश्यकता पड़ी क्योंकि बहुत सारे मजदूरों को उनके मालिक सही मेहनताना नहीं देते, ठीक है। चूंकि मजदूरों को काम करने की ज़रूरत होती है इसलिए वे सौदेबाजी
इसलिए वे सौदेबाजी नहीं कर पाते और बहुत कम मजदूरी पर भी काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके कारण मजदूरों का यहाँ पे उत्पीड़न होता, उनके हितों की रक्षा के लिए क्या करना पड़ा, न्यूनतम मेहनताना कानून लाना पड़ा। अगला प्रश्न देखते हैं, साइबर सुरक्षा के कोई दो उपाय बताइए। ठीक है, तो अपने कंप्यूटर और लैपटॉप में नवीनतम एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उपयोग करें। ठीक है, पुराने अगर सॉफ्टवेयर हैं तो उनसे बचें और नए जो अपने एंटीवायरस हैं उनका उपयोग करें। ठीक है, किसी को भी फ़ोन या ईमेल का व्यक्तित्व जानकारी नहीं देवें। कहने का मतलब ईमेल की हर किसी को जानकारी अपने नहीं होनी चाहिए, ये भी ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों की ऐसी क्या मांग थी जिसे अंग्रेजों ने ठुकरा दिया। तो रानी लक्ष्मीबाई की अंग्रेजों से ऐसी क्या मांग रखी जो अंग्रेजों का नहीं मानेंगे। तो देखिए, रानी लक्ष्मीबाई चाहती थी कि कंपनी उनके पति की मृत्यु के बाद गोद लिए बेटे को उनके राज्य का वैध अधिकारी मान ले, किंतु अंग्रेज निकले हरामी, उन्होंने कहा नहीं, ऐसा हम नहीं मानेंगे। ठीक है ना, तो फिर 1857 की क्रांति हुई। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। फिर राजस्थान में किसी एक वृहद उद्योग का वर्णन कीजिए। वृहद उद्योग कहने का मतलब कोई एक बड़ा उद्योग है उसका वर्णन करना है। ठीक है ना, तो देखिए, राजस्थान में वर्तमान में काफ़ी उद्योग है, तेजी से विकास भी हो रहा है अपने राज्य में। ठीक है ना, लेकिन औद्योगिक दृष्टि से पहचान कब मिली, जब बड़े उद्योग राजस्थान में होंगे। तो बड़े उद्योग में कौन आता है, बड़े उद्योग में आता है अपना सूती वस्त्र उद्योग। ठीक है, ये राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग है। वर्तमान में भीलवाड़ा राजस्थान इसका प्रमुख वस्त्र उत्पादक क्षेत्र है, इसलिए भीलवाड़ा को टेक्सटाइल सिटी भी कहा जाता है, वस्त्र नगरी भी कहा जाता है। यहाँ पे वस्त्रों की रंगाई छपाई होती है, बंदेज का कार्य जयपुर में फेमस है। ठीक है, जयपुर फेमस है, जोधपुर, चूरू, ये जगह काफ़ी प्रमुख रूप से फेमस है। ठीक है ना, अगला प्रश्न देखते हैं अपना, स्थायी बंदोबस्त की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो चलिए देखते हैं स्थायी बंदोबस्त की। स्थायी बंदोबस्त की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित थी। कौन सी, कि राजाओं एवं तालुकदारों की जमीन मान लिया गया। ठीक है, जमींदार मान लिया गया, किसको, जो राजा और तालुकदार थे ना, उन्हीं को जमींदार मान लिया गया। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त में उन्हें किसानों से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंप दिया गया। किसको, जो राजा और ताल्लुकदार थे उनको बोल दिया गया आप किसानों से हैं और अपने लगान लेके आइए और कंपनी को जमा करवाइए। ठीक है, और क्या हुआ कि जमींदारों द्वारा चुकाई जाने वाली राशि स्थायी रूप से तय कर दी गई। क्या, जमींदारों को फिक्स बोल दिया कि आपको इस गांव से इतने रुपए जमा करवाने, चाहे वहाँ पे अकाल पड़ा हो चाहे नहीं पड़ा हो, कोई पैसे दे रहा हो नहीं दे रहा हो, ऐसा फिक्स कर दिया। अर्थात भविष्य में इनसे बढ़ोतरी नहीं की जा सकती। ठीक है, वे जमींदार राजस्व चुकाने में विफल रहता तो उसकी जमींदारी छीन ली जाती। अगर कोई जमींदार राजस्व नहीं चुका पाता तो उसकी जिम्मेदारी छीन ली जाती थी। तो ये था स्थायी बंदोबस्त। ठीक है ना, अगला है रोपण कृषि क्या है। तो देखिए, यहाँ पे बड़ा लिखा हुआ है, मैं काफ़ी शॉर्ट में बताऊंगा आपको। ठीक है ना, तो रोपण कृषि क्या होता है, एक बड़े भूभाग पर किसी विशेष फसल की खेती करने को हम रोपण कृषि कहते हैं। मतलब कोई काफ़ी बड़ा खेत है, उसके अंदर खेती की जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, रोपण कृषि कहते हैं। ये एक वाणिज्यिक कृषि होती है। वाणिज्यिक कहने का मतलब होता है कि इससे बेचकर पैसे कमाए जाते हैं, वाणिज्यिक कृषि है। जिसमें चाय, कॉफ़ी, काजू इनका उपयोग किया जाता है, ये ज़्यादा उगाई जाने वाली फसलें होती है। इसमें पैमाने में मतलब काफ़ी ज़्यादा श्रम यानी मेहनत लगती है, पूंजी की भी आवश्यकता होती है। ठीक है, इतना आप इसमें लिख सकते हैं। फिर अगर आपकी इच्छा हो तो आप यहाँ से जो पीछे लिखा हुआ है ये भी आप इसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ठीक है ना, अगला प्रश्न देखिए, कौन सा उद्योग प्राय आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड कहा जाता है और क्यों। मतलब कौन सा उद्योग है जो अभी के जितने भी उद्योग हैं उनका मेरुदंड मतलब मेन रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, और क्यों कहते हैं उसको ऐसा। तो देखिए, अभी मेरुदंड किसको कहा जाता है, इस्पात उद्योग को मेरुदंड कहा जाता है। किस उद्योग को, इस्पात उद्योग को। ठीक है, क्योंकि लगभग सभी उद्योगों में इस्पात को कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। इस्पात के बिना काम नहीं चलता है। ठीक है, और वस्तुओं के निर्माण में इस्पात का उपयोग किया जाता है, और उद्योगों के लिए आवश्यक मशीनें हो, चाहे रेलगाड़ियाँ हो, ट्रैक हो, पोत हो, ठीक है, औजार जितने भी हो, सब कुछ इस्पात से बनते हैं। बिना इस्पात के इन चीज़ों का बनना संभव नहीं है। इसके कारण अगर ये नहीं हो इस्पात तो
ये चलना मुश्किल हो जाता है। इसी के कारण इस्पात को मेरुदंड कहा जाता है उद्योग का, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। कल्पना कीजिए, यहाँ से अपने आप को कल्पना करनी है क्या कि आप 1850 के दशक में कहीं जा रहे हैं, ठीक है। काफ़ी बहुत आज से कितने लगभग देख लीजिए बहुत साल पहले 1950, 150, 180 साल के आसपास, इतना साल पीछे चले जाओ आप, ठीक है ना। और आपने वुड नीति पत्र, वुड्स डिस्पैच के बारे में सुना है, तो इसके बारे में अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। चलिए ठीक है, प्रतिक्रिया देते हैं। तो इसके बारे में मेरी प्रतिक्रिया क्या रहेगी। वुड्स के नीति पत्र में प्राच्यवादी ज्ञान को बिल्कुल नकार दिया गया तथा उसके स्थान पर यूरोपीय शिक्षा पद्धति को अपनाने के लिए अपनाए जाने वाले व्यवहारिक लाभ का उल्लेख किया गया, जबकि भारत में प्राच्य ज्ञान बहुत उन्नत था। क्या हुआ कि इसमें ये जो वुड्स की नीति थी ना, इसके अंदर वुड की नीति में क्या था, प्राच्यवादी ज्ञान को नकार दिया गया और क्या किया, भारत के अंदर यूरोपीय शिक्षा पद्धति लागू कर दी गई। हालांकि भारत में प्राच्य ज्ञान ही बहुत था, प्रचुर मात्रा में था और सर्वसंपन्न था, लेकिन यूरोपीय शिक्षा पद्धति को यहाँ पे थोप दिया गया, ठीक है। और मैं उसके इस तर्क पर प्रबल प्रबल विरोध करना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि यूरोपीय शिक्षा पद्धति व्यावहारिक लाभ अधिक क्षेत्र में भी होगा। उन्होंने बोला कि ये व्यवहारिक रहेगी क्या यूरोपीय शिक्षा पद्धति, जो कि एकदम बिल्कुल गलत था, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, ठीक है। अगला देखिए, क्या आपको मालूम है कि प्राथमिक स्कूलों में दाखिला लेने वाले बच्चों में लगभग 50% बच्चे 13 से 14 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते स्कूल छोड़ चुके होते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसी स्थिति का क्या कारण है, और एक तर्क भी दीजिए। चलिए ठीक है, बताते हैं। मतलब जब बच्चे छोटी कक्षा में होते हैं तब पढ़ रहे हैं, लेकिन 13-14 साल तक के होते होते स्कूल छोड़ देते हैं, क्या कारण है। तो उसका मेन कारण क्या है। पहला तो ये कि स्कूल छोड़ने के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि हो सकता है कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हो, जिनको जीने के लिए आर्थिक जो चीज़ें होती हैं, आधारभूत मूलभूत चीज़ें होती हैं, उनकी वो अगर पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं तो बच्चे फिर काम पे लग जाते हैं, ठीक है। तो इन परिवारों के बच्चे आर्थिक अक्षमता के कारण पढ़ाई नहीं कर पाते आगे, ठीक है ना। ये इसमें से प्रमुख कारण लिख सकते हैं, ठीक है। और कभी कभी ये भी होता है कि स्कूलें बहुत दूर होती है, लेकिन स्कूलें दूर वाली बात तो अब नहीं है, लेकिन फिर भी ये कारण अभी भी मौजूद है समाज में, ठीक है। अगला देखते हैं प्रश्न। तालिका को पूर्ण कीजिए। इसमें क्या करना है, केंद्र और राज्य सरकार में आप जिस जिले के हैं उस हिसाब से लिख दीजिएगा। जैसे कितनी महिलाएं प्रतिनिधि हैं, ठीक है, कितने सांसद प्रतिनिधि है पिछले चुनाव 2023 में हुए, ये सब के लिए कॉमन रहेगा। और केंद्र सरकार को 19 में वो और अभी 24 में होंगे, ठीक है ना। और दल विपक्ष में कांग्रेस है, ठीक है ना, और अन्य दल भी हैं इधर साथ में। और ये अपने हिसाब से आपको अपने निर्वाचन क्षेत्र के हिसाब से यहाँ भर देना है, ठीक है। अगला देखते हैं। ऐसे दो मौलिक अधिकारों का उल्लेख कीजिए जो जिनका सिर पर माल ढोने की प्रथा के जरिए उल्लंघन हो रहा था। चलिए ठीक है, देखते हैं। सिर पर मैला ढोने की प्रथा के जरिए क्या था कि समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये दो ऐसे हैं जिसमें जो व्यक्ति अत्याचार हो रहा है जिसके, तो अधिकारों का हनन की समानता का अधिकार है, उसको हर व्यक्ति एक समान है माना गया और किसी व्यक्ति का शोषण किया नहीं जा सकता। ये दो अधिकार दिए गए, ठीक है ना। अगला देखिए क्वेश्चन है, कम से कम दो कारण बताइए कि विभिन्न समूह हाशिए पर क्यों चले जाते हैं। तो देखिए विभिन्न समूह जो हैं हाशिए पर क्यों चले जाते हैं। हाशिए पर जाने की प्रमुख दो वजह, क्या अलग अलग भाषा बोलना, अलग अलग रीति रिवाज होना, ठीक है ना। उसके कारण मान लीजिए किसी की परंपरा अलग अलग है, रीति रिवाज अलग अलग है, भाषा अलग है, तो फिर वो बाकी लोग जो एक समान लोग हैं वो आगे बढ़ जाएंगे और वो हाशिए पर चले जाएंगे, जिनकी भाषा बोली या रीति रिवाज अलग है वो हाशिए पर चले जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं जिसमें आपको मानचित्र भरना है, ठीक है ना। आपको 4 जगहें दे रखी है और इन चारों को मैप में लोकेट करना है। तो सबसे पहले देखिए सीकर, यहाँ पे सीकर भर दिया, ये जैसलमेर है अपना, यहाँ पे ये कोटा है, ठीक है ना, और ये डूंगरपुर है। कोटा यहाँ पे अपना, ठीक है ना, ये वाला कोटा है, ठीक है, ये इधर ये कोटा हो जाएगा और ये अपना हो जाएगा डूंगरपुर और ये नीचे बांसवाड़ा, ठीक है। सारे हमसे पूछे नहीं है और मैप पे भी आपको एक शानदार वीडियो मिलेगा ताकि आप मैप आसानी से याद कर लो, ठीक है ना।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि किन्हीं 3 प्रश्नों में से 2 के उत्तर देने हैं। ठीक है, 1857 में जो क्रांति हुई, मई 1857 में, उस क्रांति में भारत में अपनी स्थिति को लेकर अंग्रेज शासकों के आत्मविश्वास के क्या कारण थे? तो देखिए सुनिए, क्या कि अंग्रेजों ने अपनी श्रेष्ठता और सैनिक ताकत पर विश्वास था। पहला तो अंग्रेजों को पता था कि हम इस क्रांति को आराम से दबा देंगे। हालांकि नहीं भी दबा पाते अगर क्रांति एक साथ शुरू हो जाती, लेकिन पहले भड़क गई, इसलिए अंग्रेज सफल रहे इस काम में। अंग्रेजी सेना की सोच थी कि भारतीय सिपाही उनके विश्वसनीय हैं, ये उनका बड़ा फायदा था, और उन्हीं के बल पे उन्होंने इतना बड़ा साम्राज्य बड़ा खड़ा कर दिया था। ठीक है, क्योंकि भारत के ही सिपाही उनका साथ दे रहे थे, भारत के ही लोग उनकी सेना में जाके भारतीयों को ही मार रहे थे, तो फिर वो इधर खड़े थे। वे जानते थे कि कई स्थानीय जमींदार और राजा उनके शासन के समर्थन करते हैं, और कुछ ऐसे राजा और जमींदार थे जो उनका बात मानते थे, उनकी बात, और उनका समर्थन करते थे। ठीक है, और लास्ट वाला लिख देंगे कि 1857 में उन्होंने सैनिकों की सहायता की। ठीक है ना, क्रांति में सैनिकों की सहायता उन्होंने की, जिसके कारण वो विद्रोह को आसानी से कुचल पाए। ठीक है, और इसी कारण अंग्रेज जो थे वो आत्मविश्वास से लबरेज थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 1870 और 1880 के दशक में ब्रिटिश लोग शासन से असंतुष्ट थे, विस्तार से लिखिए। ठीक है, तो इसमें पॉइंट्स लिख सकते हैं किस प्रकार थे। तो पहला हम बोलेंगे कि 1878 में आर्म्स एक्ट पारित किया गया, जिसके जरिए भारतीय द्वारा अपने पास हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया। ठीक है ना, कब? 1878 में आर्म्स एक्ट आया और बोला कि कोई भारतीय हथियार नहीं रखेगा अपने पास। ठीक है, सरकार की आलोचना करने वालों को कुछ नहीं करना, सीधे जेल में डाल देंगे। ठीक है ना, जैसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी पारित किया गया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में क्या था कि जो भी व्यक्ति सरकार के खिलाफ आलोचना करेगा, अपने अखबार में छापेगा, कुछ भी करेगा, उसको जेल में डाल देंगे। ठीक है, अगला तीसरा देखिए, 1883 में सरकार ने एल्बर्ट बिल लागू करने का प्रयास किया, और इस विधेयक में प्रावधान किया गया कि भारतीय न्यायाधीश भी ब्रिटिश और यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमा चला सकते हैं, परंतु जब अंग्रेजों के विरोध की वजह से सरकार ने यह विधेयक वापस ले लिया, तो भारतीय ने इस बात का काफ़ी विरोध किया। ठीक है, और 1870 और 80 के दशक में अनेक राजनीतिक संगठन अस्तित्व में आए, और कई मुद्दों को लेकर जनता के उनसे अवगत कराया गया जनता को। ठीक है, और तीसरा तीसरा आपको कोई 2 का जवाब देना, तीसरा आप यहाँ चाहे तो यहाँ से ये याद आप कर सकते हैं। ठीक है ना, अगला देखते हैं। CITES ये क्या है, और भूमि संरक्षण संसाधन के संरक्षण, इसको विस्तार से बताइए। और नहीं तो अथवा वाला क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं, तो हम ऊपर वाला करते हैं। CITE क्या है, तो देखिए, वन्य प्राणी, वन्य वनस्पति तथा वन्य जीवों के संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक कदम उठाए गए, और जिनके अंतर्गत अपने ये CITES मतलब कि द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा की स्थापना की गई। ठीक है ना, तो ये इतना लंबा चौड़ा नाम है क्या, CITES। तो द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा की स्थापना की गई। इसमें क्या होता था कि ऐसी प्रजातियां की सूची तैयार की जाए जीव जंतुओं की, जिन पे की व्यापार पे उनके व्यापार पे प्रतिबंध लगाया जा सके, जिनकी कमी उनको संरक्षण दिया जा सके। ठीक है ना, इसी को बोला गया आपने क्या, CITES। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। दूसरा, भूमि संसाधन का संरक्षण। तो विश्व में बढ़ती जनसंख्या बढ़ रही, धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ रही है। ठीक है ना, और जिसके कारण वन भूमि तथा कृषि योग्य भूमि का विनाश हुआ है, जिसके फलस्वरूप प्राकृतिक संसाधनों समाप्त होने का खतरा मंडराने लगा है। अतः भूमि एक संसाधन है, इसका संरक्षण किया ही जाना चाहिए। ठीक है, अगला देखिए, भारतीय संविधान के कोई 2 उद्देश्य लिखिए, और भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकार भी बतलाइए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, उद्देश्य लिखते हैं। संविधान में आदर्शों को सूत्रबद्ध किया गया है, उन आदर्शों को जिनके आधार पर नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा और सपनों के अनुसार संजो सकते हैं, रच सकते हैं। अर्थात संविधान ये बताता है कि हमारा समाज एक मूलभूत स्वरूप क्या हो, ये संविधान बताता है।
संविधान का दूसरा मुख्य उद्देश्य है देश की राजनीति व्यवस्था को तय करना व राजतांत्रिक जो भी है राजतांत्रिक होगी और लोकतांत्रिक इनमें से चुनेगी। भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकार है जैसे धार्मिक स्वतंत्रता, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक विरासत का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये सारे हैं। ठीक है ना। और अगर आप अथवा का आंसर लिखना चाहें तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। ठीक है ना ये। ठीक है। अब अगला है अपने दिए गए 3 प्रश्नों में से कोई आपको 2 के उत्तर आपको देने हैं। ठीक है। अब 2 के उत्तर देने देखिए कि पर्यटक कौन है वर्तमान में मानव किन किन कारणों से एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है। चलो बड़ा सिंपल आंसर है कि पर्यटक एक ऐसा व्यक्ति होता है जो सामान्य दैनिक जीवन के माहौल से अलग किसी अन्य कुछ समय के लिए कुछ जगहों पे घूमना चाहता है, इसे हम कहते हैं क्या, पर्यटक। ठीक है। वर्तमान में राजस्थान के अंदर अगर देखा जाए तो अपने पर्यटक खूब आते हैं। ठीक है। और वर्तमान में मानव में अनेक प्रमुख कारणों में से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है जिनके कारण मनोरंजन, प्राकृतिक संबंधी उल्लेख और धार्मिक उल्लेख इनकी बात होती रहती है। ठीक है ना। अगला इसका बोल देंगे कि सड़क पर चलते, अच्छा सड़क के नियम, सड़क सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए, क्या सावधानी बरतनी चाहिए। ठीक है। तो देखो यहाँ से लिखेंगे कि सड़क में पहले तो चलने में बड़ी सावधानी बरतनी चाहिए, हमें जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग करना चाहिए, दाएं बाएं देखकर फिर सड़क पार करनी चाहिए। ठीक है ना। इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है। तो और लास्ट में एक हमसे पूछा गया ना इसी में कि क्या आपके मोहल्ले में इधर कचरा फेंक देते हैं। हाँ फेंक देते हैं। ठीक है। तो इसका विशेष ध्यान रखेंगे। ठीक है। और कुछ भी आपको डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।